हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 8 नाटक का टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का क्लास है चंद्रगुप्त नाटक। इसके नाटककार है जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की सबसे पहले हम जीवन परिचय को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को गुरुवार के दिन बनारस के गोवर्धन सराय मोहल्ले में समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पूर्वज मूलतः कन्या कुब्ज थे, कन्नौज में रहते थे। बाद में गाजीपुर जिले के सैयदपुर कस्बे में आकर रहने लगे। इनके पूर्वज चीनी के बहुत बड़े व्यापारी थे। कहा जाता है कि एक बार चीनी से लदी कई नावें गांव में डूब जाने के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। प्रसाद के पितामह शिवरतन साहू सुरती के व्यवसाय में इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका परिवार पूरे बनारस में सुगने साहू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिवरतन साहू के 6 पुत्रों में तीसरे पुत्र देवी प्रसाद साहू थे। जयशंकर प्रसाद इन्हीं के पुत्र थे। पिता और पितामह दोनों ही महादानी थे। उनके दानशीलता का गुण प्रसाद को विरासत में मिला। प्रसाद जी के पितामह और पिता प्रतिदिन गंगा स्नान या विश्वनाथ जी का दर्शन करके लौटते तो रुपए पैसे लौटाते चलते। बनारस की जनता हर हर महादेव की जय घोष से इस वंश के लोगों को सम्मान करते थे। इस तरह का सम्मान बनारस महाराज के अतिरिक्त केवल इसी वंश को प्राप्त था। जयशंकर प्रसाद का पूरा परिवार शिव उपासक था। अब हम चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित देखते हैं कि यह नाटक में क्या क्या घटना घटित हुई है। जयशंकर प्रसाद विरचित प्रौढ़ और श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त का नाम आदरणीय है। इसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ। अद्यापि अगर रचना काल की दृष्टि से विचार किया जाए तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त से पूर्व का नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक एक छोटा सा रूपक जयशंकर प्रसाद ने कल्याणी परिणय के रूप में लिखा था, जिसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में नागरी व प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। कल्याणी परिणय नाटक का ही परिवर्तित रूप चंद्रगुप्त नाटक माना जाता है। सन 1917 में विजेंद्र लाल राय की चंद्रगुप्त अनुवादित होकर हिंदी में आ गया था। राय के चंद्रगुप्त से प्रेरित होकर ही प्रसाद ने अपने इस नाटक का नाम चंद्रगुप्त रखा था। चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम मंचन काशी में सन 1933 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रगुप्त नाटक की तुलना मुद्रा राक्षस से की है। प्रसाद के चंद्रगुप्त से पूर्व बांग्ला नाटक का ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर का पूर्व विक्रम भी सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। कुछ विद्वानों ने प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक को महाकाव्यात्मक नाटक की संज्ञा प्रदान की। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र चाणक्य, विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट
नंद मगध का सम्राट, राक्षस मगध का मात्य, वररुचि कात्यायन मगध का मात्य, शाकटार मगध का मंत्री, आम्बिक गंधार का राजकुमार, सिंहरण मालवा गण का मुख्य कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा या पोरस, सिकंदर ग्रीक आतमक, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता, एनिस क्रेटेज सिकंदर का सहचर, देवबल नागदंत गण मुख्य, मालवा गण के पदाधिकारी, साइबर्टियस मेगास्थानिक यवनदूत, गंधार नरेश आम्बिक का पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दंडायन एक तपस्वी, धनदत्त पाटलिपुत्र का सार्थवाहा, चंदन धनादत्त का पार्षद, आजीवक एक साधु, राजपुरुष वैद्य, सैनिक, दास दासी। चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र, अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुवासिनी शकटार की कन्या, कल्याणी मगध का राजकुमारी, नीला लीला कल्याणी की सखी, मालविका सिंधु देश की कुमारी, कर्नेलिया सेल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त का माता, एलिस कर्नेलिया की सहेली, मणिमाला धनदत्त की पत्नी, माधवी चंदन की पत्नी आदि। चंद्रगुप्त नाटक में मुख्यतः 18 पुरुष पात्र और 8 स्त्री पात्र है। कुल महत्वपूर्ण पात्रों की संख्या 26 है। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक तथा क्रमशः पहला अंक में 11 दृश्य, दूसरा में 10, तीसरा में 9 और चौथा में 14 दृश्य, अर्थात 4 अंक और कुल 44 दृश्य हैं। प्रसाद जी के इस नाटक में अन्य ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा ऐतिहासिकता का निर्वाह ज़्यादा हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक की कथा तक्षशिला, गांधार, सिंधु तट और मगध तक फैली हुई है। इसकी कथा सिकंदर के भारत आक्रमण 327 ईसा पूर्व से लेकर सेल्यूकस की पराजय 309 ईसा पूर्व तक की घटनाओं को केंद्र में रख कर की गई है। चंद्रगुप्त नाटक की शुरुआत चाणक्य के इस कथन से होती है। सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल से आरंभ होता है। अपनी शिक्षा पूरी कर चाणक्य वहाँ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। नाटक के आरंभ में सिंहरण और चाणक्य के बीच तक्षशिला में चल रहे षड्यंत्र की ओर संकेत करते हुए बातचीत चल रही है। यूनान का सम्राट सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। धन के लोभ में गांधार का राजकुमार आम्बिक सिकंदर से मिल जाता है। चाणक्य तक्षशिला गुरुकुल का आचार्य है। सिंहरण और चंद्रगुप्त यहीं स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है। चाणक्य अपने गुरुकुल के स्नातक को लेकर मगध के बौद्ध धर्म समर्थक राजा नंद के पास जाता है, किंतु वहां बड़ी सभा में चाणक्य को अपमानित होना पड़ता है। नंद चाणक्य की शिखा पकड़कर घसीटवाता है और फिर उसे बंदी बना लेता है। चाणक्य एक और तो नंद वंश का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा करता है, तो दूसरी तरफ उसे आर्यव्रत की रक्षा की भी चिंता है। नंद की कैद में चाणक्य को चंद्रगुप्त छुड़ाता है। पर्वतेश्वर ने मगध के राजा नंद को शूद्र कहकर अपमानित करता है। यही कारण है कि पर्वतेश्वर पर सिकंदर के आक्रमण करने पर नंद उसकी सहायता नहीं करता है। चाणक्य पर्वतेश्वर के पास उसकी सहायता के लिए चंद्रगुप्त के साथ जाता है, किंतु पर्वतेश्वर उसे अपमानित कर राज्य से निकाल देता है। दंडायन के तपोवन में अलका, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिकंदर, सेल्यूकस आदि एक साथ मिलन होता है। तपोवन में दंडायन सिकंदर के सामने चंद्रगुप्त
के सम्राट होने की भविष्यवाणी करता है। सेल्यूकस प्यास से व्याकुल और मूर्छित चंद्रगुप्त कोसी से बचाता है। चंद्रगुप्त सिकंदर के निमंत्रण पर कुछ समय के लिए यवन सेना के शिविर में रहता है। सेल्यूकस के पुत्र कर्नेलिया भारत की शोभा सुंदरता का वर्णन नाटक के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में करती है। सिकंदर एक क्षत्रप फिलिप से कर्नेलिया के साथ जबरदस्ती करना चाहता है, इससे चंद्रगुप्त रक्षा करता है। कर्नेलिया चंद्रगुप्त से काफी प्रभावित हो प्रेम करने लगती है। चाणक्य के कहने पर श्रीहरण चंद्रगुप्त और अलका नटों के रूप धारण कर प्रवतेश्वर की सेना के शिविर में जाते हैं। गंधार नरेश अपनी बिछड़ी हुई पुत्री अलका को ढूंढते हुए झेलम के तट पर आते हैं। मगध की राजकुमारी कल्याणी भी पुरुष वेश में सिकंदर के साथ युद्ध करती है। चंद्रगुप्त कल्याणी की रक्षा चीता से करता है। प्रवतेश्वर सिकंदर के से युद्ध में हार जाता है, किंतु प्रवतेश्वर की वीरता से प्रभावित हो सिकंदर उसे मैत्री कर लेता है। श्रीहरण और अलका को प्रवतेश्वर बंदी बना लेता है। अलका का भाई आम्बिक देशद्रोही के रूप में नाटक में आया है। मालविका और चंद्रगुप्त का प्रणय भी परवान पर चढ़ता दिखाई देता है, किंतु इसे प्रेम से चाणक्य सावधान करता है। सिकंदर शुरू में मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, किंतु बाद में योजना बदल देता है। भारत से लौटते वक्त सिकंदर को मालवा गणराज्य से युद्ध करना पड़ता है। युद्ध में चंद्रगुप्त श्रीहरण सामूहिक रूप से सिकंदर का मुकाबला करता है। युद्ध में सिकंदर घायल हो जाता है। श्रीहरण सिकंदर को प्राण शिक्षा देता। अंततः इन सब से मैत्री कर सिकंदर वापस चला जाता है। प्रवतेश्वर अलका को रानी बनाना चाहता है, किंतु अलका इस शर्त पर रानी बनना स्वीकार करती है कि वह युद्ध में सिकंदर की सहायता नहीं करेगा। प्रवतेश्वर वचन देता है, पर फिर भी सिकंदर की सहायता करता है, जिसके कारण अलका वहां से भाग जाती है। चाणक्य राक्षस को अपनी ओर मिला लेता है, जिसके कारण मगध राजा नंद राक्षस के विरुद्ध हो जाता है। सकटार के 7 पुत्र बंदी गृह में तड़प तड़प कर मर जाते हैं और वह उन्हीं हड्डियों से सुरंग खोदकर बाहर निकलता है। चाणक्य उसकी त्रासदीपूर्ण बातों को सुन नंद से प्रतिशोध लेने के लिए उसे अपने साथ रख लेता है। सकटार नंद की हत्या कर देता है और चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बन जाता है। श्रीहरण और अलका का विवाह होता है, जिससे प्रवतेश्वर इसे अपमान समझकर मारना चाहता है, किंतु चाणक्य उसे बचा लेता है। चाणक्य अपनी कूटनीति से प्रवतेश्वर को चंद्रगुप्त का अनुगत बना देता है। नंद की हत्या हो जाने से उसके पुत्र कल्याणी पर प्रवतेश्वर बलपूर्वक अधिकार करना चाहता है, किंतु कल्याणी उसकी हत्या कर खुद भी मर जाती है। मालविका चंद्रगुप्त को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। चंद्रगुप्त ने मालविका से कहा था कि तुम मेरी तंबोल वाहिनी हो, मेरे विश्वास की मित्रता की प्रतिकृति हो। चंद्रगुप्त का अंतिम विरोधी आम्बिक का चाणक्य, अलका और चंद्रगुप्त के परिवार से हृदय परिवर्तन हो जाता है। नाटक के तीसरे दृश्य में सिकंदर भारत से प्रस्थान करता है। सब लोग उससे सद्भावनापूर्वक विदा करते हैं। चाणक्य से बदला लेने के लिए राक्षस सेल्यूकस से जा मिलता है। चतुर्थ अंक के सप्तम दृश्य में राक्षस कर्नेलिया के शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। सुवासनी कैदी के रूप में ईरानी शिविर में पहुंचती, किंतु कर्नेलिया उसे अपनी सहेली बना लेती है। सुवासनी सकटार की कन्या राक्षस की प्रेमिका और नंद के अभिनयशाला की रानी नर्तकी के रूप में आती है। सेल्यूकस पुनः भारत पर आक्रमण करता है, किंतु चंद्रगुप्त की वीरता के आगे वह पराजित हो जाता है। अंत में चाणक्य सेल्यूकस के पुत्र कर्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह करा देता है और खुद संन्यास ग्रहण कर लेता है। चंद्रगुप्त के पिता चाणक्य की हत्या करना चाहता है, किंतु उसके उठे तलवार को चंद्रगुप्त रोक लेता है। वस्तुतः चंद्रगुप्त नाटक में मुख्य कथा चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा मिलकर नंदवंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से आर्यव्रत की रक्षा करना है। नाटक में सेल्यूकस की पराजय, श्रीहरण और अलका, राक्षस सुवासनी, आम्बिक, अलका, कल्याणी, कर्नेलिया, मालविका आदि की प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा में सहायक बनकर आई है।
चंद्रगुप्त नाटक वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजानंद घनानंद के पतन की गाथा कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की गाथा है। यह नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भी कहानी कहता है। यह नाटक यूनान के विश्व विजेता सिकंदर या अलेक्जेंडर था। एलेक्जेंडर के लालच, कूटनीति एवं डर की कहानी बयान करता है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान तथा त्याग और त्याग से सिद्ध राष्ट्रीय एकता की भी कहानी कहता है। चंद्रगुप्त नाटक में नायकत्व को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान चाणक्य को तो कुछ चंद्रगुप्त को नायक का पद देते हैं। वस्तुतः विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि शास्त्रीय दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक का नायक तो व्यवहारिक दृष्टि से चाणक्य नाटक का नायक माना जा सकता है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया है। यह चंद्रगुप्त की प्रेयसी और अंत में सामग्री भी बनती है। विदेशी होते हुए भी कर्नेलिया को ही नाटक के फल की प्राप्ति होती है। चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण कथन। प्रथम अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। मालवा को अर्थ शस्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अस्त्र और शस्त्र की। सिहरन का कथन। आर्य संसार भर के नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का कथन प्रथम अंक से। प्रायः मनुष्य दूसरों को अपना मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। अलका का कथन। मानव का दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाए या नहीं जाना जा सकता है। सिहरन का कथन प्रथम अंक से। सुवासना एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। राक्षस का कथन। यह शिखा नंद कुल की काल सर्पणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंद कुल निशेष न होगा। चाणक्य का कथन। यह सभी पंक्ति प्रथम अंक से संबंधित है। यदि राक्षस देवता हो जाए और उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ भी इसका कपट रूप होगा। चाणक्य का कथन। ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। चाणक्य का कथन। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चाणक्य का कथन। विजय तृष्णा का अंत प्रभाव में होता है। अलेक्जेंडर। राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। दंडायन का कथन। यह सभी कथन प्रथम अंक से संबंधित है। अब हम द्वितीय अंक से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। तुम्हारा आकृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। कर्नेलिया का कथन द्वितीय अंक से। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा है। सिकंदर का कथन द्वितीय अंक से। वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है। परमेश्वर का कथन द्वितीय अंक से। चलिए अब हम तीसरा अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। ब्राह्मण राज करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। चाणक्य का कथन तृतीय अंक से। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित रहता है, परंतु इसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। चाणक्य का कथन तृतीय अंक से। अतीत की कारा में बंधने स्मृतियाँ अपने करुण निस्वार्थ की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूची में अंधकार में सो जाती है। कर्नेलिया का कथन। अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, यह भारत
मानवता की जन्मभूमि है, कर्नेलिया का कथन। शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, राक्षस का कथन। अवसर पर एक क्षण की विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है, चाणक्य का कथन। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, चाणक्य का कथन। या सभी महत्वपूर्ण कथन तृतीय अंक से संबंधित है। जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदी, नखों से मिट्टी हटाई, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम यस्त्रों से सुसज्जित है, शकटार का कथन। राजदंड पति और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतंत्र है, नंद का कथन। सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर है, चाणक्य का कथन। उत्पीड़न के चिनगारे का अत्याचार अपने ही अंचल में छिपाए रहता है, चाणक्य का कथन। नियति सम्राटों से भी प्रबल होता है, शकटार का कथन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना हो, चाणक्य का कथन। तृतीय अंक से संबंधित सभी कथन है। चौथा अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य, कल्याणी का कथन। मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता है, कल्याणी का कथन। महत्वाकांक्षा का मोटी निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य का कथन। जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया है, पर स्त्रीत्व नहीं बेचा है, सुहासिनी का कथन। भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता, कात्यायन। परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है, चाणक्य का कथन। चौथा अंक से विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं, चंद्रगुप्त का कथन। चौथा अंक से जीवन एक प्रश्न है और मरण उसका अटल उत्तर, मालविका का कथन। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, चंद्रगुप्त का कथन। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है, चाणक्य का कथन। अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है, चंद्रगुप्त का कथन। तुम्हारा हंसना क्रोध से भी भयानक है, कात्यायन चाणक्य से कहता है। तभी तो मलेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के राह देख रही है, चाणक्य का कथन। यह सभी कथन चौथा अंक से संबंधित है। राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है, अलका का कथन। मनुष्य साधारण पशु धर्म है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है, सिंहरण का कथन। तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा तुम्हारा और मगध का कल्याण है, चाणक्य सुवासनी से कहता है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकता है, क्रमशः उससे प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है, चाणक्य सुवासनी से। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं, श्रेय के लिए। मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए, चाणक्य का कथन चौथा अंक से संबंधित है। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्ति चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है, चाणक्य का कथन चौथा अंक से। जिस देश में तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकार का बोझ तुम्हारे ऊपर डालता है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो, कर्नेलिया राक्षस से कहता है, चौथा अंक में। महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता सदैव भारी है, कर्नेलिया का कथन। प्रेम में स्मृति का ही सुख है, सुवासनी का कथन। काम संगीत की वही तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों में मुख पर लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है, सुवासनी का कथन चौथा अंक से। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कर्नेलिया का कथन चौथा अंक से। अब हम चंद्रगुप्त नाटक में आए प्रमुख गीतों को देखते हैं। प्रथम अंक में आए गीतों को देखते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व का वहन करते
यौवन के घन रस कण ढरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। सुवासनी का गीत है प्रथम अंक से। निकल मत बाहर दुर्बल, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत शरद नीरद। माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। राक्षस का गीत प्रथम अंक से। अब हम द्वितीय अंक के गीत को देखते हैं। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिला एक सहारा। कर्नेलिया का गीत द्वितीय अंक से। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह और किसको देना है हृदय चिन्ह है कि ना तनिक सी चाह। अलका का गीत है द्वितीय अंक से। सकल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। अलका का गीत द्वितीय अंक से। तृतीय अंक का गीत को देखते हैं। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम पर लाभ। सुवासनी का गीत तृतीय अंक से। लाज के बंधन खोल रहा कौन, मधु मदिरा घोल रहा। सुवासनी का गीत तृतीय अंक से। चौथा अंक का गीत शुद्धा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में। कल्याणी का गीत चौथा अंक से। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। नेपथ्य से चतुर्थ अंक। मधुब कब तक कली का है पाया, जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग। मालविका का गीत चौथा अंक से। बज रही है बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोले प्यारे मुख अभिराम की। मालविका का गीत चौथा अंक से। ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। बैठे गुलाबी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। मालविका का गीत चौथा अंक से। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध, सुधभाती स्वयं प्रभा समुज्वला। स्वतंत्रता पुकारती अलका, और साथ में सभी लोग गाते हैं चौथा अंक में। औरती सैन्य सिंधु में सुबह वगने से जलो। प्रवीर हो गई बनो, बढ़े चलो। अलका का गीत चौथा अंक से। सखे व प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी सखे व प्रेममयी रजनी। सुवासनी का गीत चौथा अंक से। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में विद्वानों की राय। रत्न शंकर प्रसाद जी का पुत्र, चंद्रगुप्त की संपादकीय से। प्रसाद जी न केवल कवि, कहानी लेखक, उपन्यासकार अथवा नाटककार, बल्कि वे इतिहास के मौलिक अन्वेषक भी है। हिंदी में चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में विशद ऐतिहासिक विवेचन सबसे पहले प्रसाद जी ने ही किया था। रतन शंकर प्रसाद का कथन, जो कि प्रसाद जी का जयशंकर प्रसाद जी का पुत्र है। भाषा, भाव, चरित्र, चित्रण सभी दृष्टियों से इस नाटक का अधिकांश इतना मार्मिक हुआ है कि प्रसाद जी के बड़े नाटकों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कल्याणी परिणय भी यथाप्रसंग परिवर्तित और प्रवर्तित होकर सम्मिलित हो गया है। दशरथ ओझा का कथन, राय महोदय ने अपने नाटक के द्वारा विश्व प्रेम का प्रदर्शन किया है, तो प्रसाद ने राष्ट्र प्रेम और विश्व प्रेम का सच्चा सामंजस्य किया। दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन प्रसाद जी के बारे में। पहली बात तो यह है कि इसमें चंद्रगुप्त केवल पर्यटन के फल का भोक्ता, कठपुतला भर नहीं, पर्यटन में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पूरा करने वाला है। नीति प्रवर्तन का भाग चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व, उसका हृदय सामने नहीं आता। तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि और ब्राह्मण उचित त्याग आदि सब सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतिकार की प्रबल वासना ही हृदय पक्ष की ओर झलकाती है। पर इस नाटक में चाणक्य के पर्यटन का लक्ष्य भी ऊंचा किया गया है और उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है।
एक जगह और आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, विभिन्न कथाओं को आपस में बांधने का प्रयास में प्रसाद घटनाओं और पात्रों का परिस्थितियों में उलझे हैं और उन्होंने काल प्रवाह भी पैदा करने का प्रयास किया है। 25 वर्षों की लंबी अवधि में उन्होंने अपने पात्रों की संभावित आयु की ओर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त का कथन, चाणक्य एक ऐसे भारत का स्वप्न देखता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्ति ना हो और अखंड सार्वभौम राज्य हो। यही नाटक का फल है। नाटक का समस्त कार्य व्यापारी से फल की ओर उन्मुख और चाणक्य भी इसके लिए सर्वाधिक प्रयत्नशील है। वही इसका बीज होता है, उसे पल्लवित करता है और फल प्राप्ति होते ही निष्काम भाव से कर्म पथ से हट जाता था। चाणक्य इस नाटक का नायक है। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का कथन, चाणक्य तो मौर्य के साथ तपस्या में निरत होने के लिए कर्म क्षेत्र के रंगमंच को छोड़कर चला जाता है, अतः एवं फल का भोक्ता वही हो ही नहीं सकता। जो नाटकीय फल का उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है, वह उस नाटक का नायक भी नहीं हो सकता है। यह शंकर प्रसाद विशाख की भूमिका से कहता है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में उन प्राकरण घटनाओं का दिग्दर्शन करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया और जिन पर की वर्तमान साहित्यकारों की दृष्टि कम पड़ी है। दशरथ ओझा का कथन, प्रसाद जी जिस प्रवृत्ति और उद्देश्य को नाटक निर्माण में तल्लीन हुए हैं, उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त नाटक में प्रकट होती है। बाबू गुलाब राय का कथन, इस नाटक चंद्रगुप्त नाटक में तत्कालीन इतिहास को राष्ट्रीयता के ढांचे में ढालने का सफल प्रयास किया गया है। मित्रों, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्कंदगुप्त नाटक लेकर आ रहे हैं जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरि ओम।